हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग सुपर टेट के लिए विज्ञान और सूचना तकनीकी, जिसे आप साइंस और आईसीटी कहते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो है हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान यानी विज्ञान से स्टार्ट करा है। सबसे पहले विज्ञान में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान, जो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एनसीईआरटी में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान से जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उस क्वेश्चन को शामिल करेंगे। बस पेशेंस के साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर कोई टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे गति हो गया, गति को अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ और उसके क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। तो इस तरह से थ्योरी और एमसीक्यू दोनों हमारा कवर होते हुए चलेगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप तक सूचना पहुंच जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। प्राकृतिक रबर का पॉलीमर पूछा है। प्राकृतिक रबर जो होता है, नेचुरल रबर जो होता है, उसका पॉलीमर पूछा है। क्या वो नियोप्रिन होता है, आइसोप्रिन होता है, टेरिलिन होता है, या फिर ऑरलॉन होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोप्रिन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रिन, जिसे आप CH2 इक्वल टू CH3 CH इक्वल टू CH2, ये इसका फार्मूला होता है। आइसोप्रिन जो है, इसका क्या है, एक संकलक बहुलक है। प्राकृतिक रबर कुछ विशिष्ट जाति के पेड़ों से निकले लैक्टस से प्राप्त किए जाते हैं। यानी ये किससे प्राप्त होता है? लैक्टस। लैक्टस क्या? वही पेड़ों से प्राप्त होने वाला जो दूध होता है, उसी को लैक्टस कहा जाता है, और ये यहीं से प्राप्त होते हैं। रबर को उपयोगी बनाने के लिए सल्फर के साथ इसे गर्म किया जाता है। अगर पूछा जाए कि वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक पेड़ों से प्राप्त लैक्टस को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे वल्कनित कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, रबर औद्योगिक क्षेत्र का एक बहुत उपयोगी पदार्थ होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। यानी रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण प्रकीर्णन किया तो उन्होंने किस चीज़ का खोज किया? क्या उन्होंने प्रोटॉन का किया, परमाणु की नाभिक का किया, इलेक्ट्रॉन का किया, या परमाणुीय द्रव्यमान का किया? तो रदरफोर्ड जब अल्फा का प्रकीर्णन कर रहे थे, ये मान लीजिए ये परमाणु है, इस परमाणु में जब उन्होंने अल्फा कण को डाला तो उन्होंने देखा कुछ कण ऐसे हैं जो सीधी रेखा में चले गए, लेकिन कुछ कण ऐसे हैं जो यहाँ से टकरा कर इधर चले गए, कुछ कण ऐसे हैं जो यहाँ से टकरा कर वापस आ गए। तो इन्होंने कहा कि इस कण के बीच में कुछ ना कुछ है, जरूर कुछ ना कुछ है। मतलब क्या है? तो इसी को इन्होंने नाभिक नाम दिया। यानी कि ये क्या है, अल्फा कण जब प्रकीर्णन हुआ तो कुछ कण तो सीधे चले गए, टकरा के तिरछे मुड़ गए, कुछ कण सीधे चले गए, लेकिन कुछ कण वापस आ गए। जो कण वापस आ गए और जो कण टकरा के तिरछे मुड़ गए, तो इन्होंने बताया बीच में कोई ना कोई भाग है, कोई ना कोई ऐसा भाग है जिससे जो ये अल्फा कण है ये टकरा के वापस आ जा रहा है या मुड़ जा रहा है, तो इसी को नाम दिया गया नाभिक का। तो इन्होंने अल्फा कण के प्रयोग में किसकी खोज की? तो परमाणु में नाभिक की खोज की। किसकी खोज की? परमाणु में नाभिक की खोज की। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कि नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की। एक चीज और पूछा जाता है यहाँ से, रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रीकल्चर? रेशम पालन को हम किस नाम से जानते हैं, आप बताइए। तो रेशम पालन जो होता है ये सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इसमें क्या होता है, शहतूत के पेड़ पे रेशम को पाला जाता है, और ये रेशम क्या करते हैं? लार्वा उत्पन्न करते हैं, अंडे देते हैं। लार्वा जो अंडे जो है बड़े होकर लार्वा बनते हैं। ये लार्वा अपने और म्यूसिलेज अपने और एक घेरा बना लेते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और यही जो घेरा होता है, इनका जो लार होता है, यही रेशम का काम करता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो रेशम उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दलपुंज से, बीज चोल से, या फल भित्ति से? तो कपास के जो रेशे हैं ये इसके बीज चोल से प्राप्त किए जाते हैं, सीड कोट से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कपास की जो सीड होती है, ये सीड है, इसके ऊपर जो इसको कवर किया हुआ कोट लगा होता है, इसी से जो है कपास के रेशे जो हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, कॉटन के रेशे यहीं से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब
ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। अगर पूछा जाए किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है तो कॉटन को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगला, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। प्रकृति के लिए विज्ञान की क्या मानता है कि विज्ञान बताता है कि संभावनाएं हैं, वास्तविकता है, अंतरिम है या अनिश्चित है। तो विज्ञान जो है प्रकृति को हमेशा वास्तविक मानता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रकृतिवादियों ने विज्ञान शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनके सिद्धांतों में शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति को जानना है। इसमें विज्ञान को वास्तविक माना गया है और उसी के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को विकसित करने पर बल भी दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन होगा। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है और केल्विन स्केल पे ताप में परिवर्तन पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेल्सियस और केल्विन में ताप का जो परिवर्तन होता है वो हमेशा समान ही होता है। ठीक है, सेल्सियस और केल्विन में जो ताप का परिवर्तन होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अगर यही फ़ारेनहाइट दे देता तो ये चेंज हो जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? जल की अस्थायी कठोरता, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में MgHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, जल की कठोरता उसमें आपको कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है। साबुन व अन्य बसीय अम्लों के यौगिक द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु के लवण जल के साथ में घुलकर जल की कठोरता बढ़ा देते हैं। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि, मतलब कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं, क्यों कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं? क्या वह एक अधातु और इसकी सहसंयोजकता 4 है या सहसंयोजी बंध बनाता है? इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, इसके यौगिक ज्वलनशील हैं और गलनांक तथा क्वथनांक कम है। किस कारण कार्बन में यौगिक ज़्यादा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें श्रृंखलीकरण गुण पाया जाता है, यानी कार्बन जो है चैन के साथ जुड़ता रहता है, इसलिए इसके यौगिक जो हैं बहुत अधिक होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को पता है एक कार्बन 4 जगह से जुड़ सकता है, दूसरा कार्बन अगर अटैच होगा ये फिर जुड़ जाएगा, इसी को श्रृंखलीकरण प्रवृत्ति कहते हैं। इस कारण इसके बहुत अधिक यौगिक बन जाते हैं। अगला, साबुन है। साबुन क्या है? निम्न श्रेणी वसा अम्लों में एल्केली धातु के लवण, डोडेसिल बेंजिल सल्फोनेट, उच्च श्रेणी वसा अम्लों में एल्केलाइन धातु के लवण या उच्च श्रेणी वसा अम्लों में एल्किल धातु के लवण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो साबुन है वो उच्च श्रेणी वसा अम्लों में एल्कली धातुओं का लवण है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, दैनिक जीवन में निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उनके उचित विकल्प का चयन करिए। क्या बताया जा रहा है? जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्या कहा जा रहा है? सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वो भूरा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। फिर है, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है आपका ए तथा बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं, सभी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं, बी एक भौतिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है या ए तथा बी भौतिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। एक बात याद रखिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वैसे तो इसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता है, लेकिन नॉर्मल भाषा में अगर आपको समझाने के लिए मैं बता दूं तो वह प्रक्रिया जिसको चेंज होने के बाद जिसमें वस्तु अपनी अवस्था चेंज होने के बाद दोबारा उसी अवस्था में ना आ पाए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु की अवस्था चेंज होने के बाद दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त कर लिया जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे अगर दूध फट जाता है और दही में परिवर्तित हो जाता है तो उस फटे हुए दूध को आप दोबारा फटे हुए दही को आप दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। ये एक प्रकार का रासायनिक चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। लेकिन वहीं अगर बर्फ़ पिघल जाए, जल बन जाए, तो फिर उस जल को आप दोबारा बर्फ़ में परिवर्तित कर सकते हैं। ये भौतिक परिवर्तन होता है, यानी वस्तु को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर लिया जाए तो भौतिक परिवर्तन। अगर वस्तु को उस अवस्था में प्राप्त ना कर मिले तो वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अब यहाँ से जो आपको ऑप्शन दिए तीनों पूछा जा रहा है कौन सा भौतिक है कौन सा रासायनिक है। तो देखिए, अगर भोजन एक बार खराब हो जाता है दोबारा उससे प्राप्त
शुद्ध भोजन नहीं प्राप्त होगा, यानी यहाँ पे केमिकल चेंज हो गया। फिर है सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए काट दिया जाता है उस पर भूरा रंग प्राप्त हो जाता है, फिर उसको हटाया नहीं जा सकता, ये भी केमिकल चेंज हो गया। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग किया जाता है, ये भी केमिकल चेंज हो गया, यानी कि तीनों के तीनों रासायनिक चेंज है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई धातु और अधातु का मिलान कर उनके उपयोग से कीजिए। ठीक है, आयोडीन, मरकरी, एल्युमिनियम और क्लोरीन। पूछा जा रहा है जल शोधन में किसका यूज होगा, घावों पर किसका होगा, तापमापी में किसका होगा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका होगा। अच्छा, अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता है, एक चीज़ का तो पता ही होगा इसमें से, वो क्या है, तो वो है आपका मरकरी। मरकरी का यूज क्या आप सभी को पता है, मरकरी का यूज कहाँ होता है, तो इतना तो पता होगा, थर्मामीटर में, तापमापी में मरकरी का यूज होता है। तो आप देख लीजिए 2 का 3 किस में दिया है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, केवल ऑप्शन डी में दिया है 2 का 3। तो यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाता है, यानी आयोडीन का जो यूज है वो घावों पर किया जाता है, मरकरी का यूज तापमापी में किया जाता है, एल्युमिनियम खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, और क्लोरीन का यूज जल शोधन के लिए किया जाता है। जल को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और मरकरी यानी पारा का यूज जो है वो तापमापी यानी थर्मामीटर वगैरह में किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका सही जवाब दिया हुआ है। प्लास्टिक के समान विशिष्ट गुण हैं टिकाऊ, विद्युत के सुचालक, अनअभिक्रियाशील, टिकाऊ, ऊष्मा के सुचालक, अनअभिक्रियाशील, ऊष्मा के सुचालक, वजन में हल्के और विद्युत के सुचालक, टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो प्लास्टिक होता है वो टिकाऊ होता है, वजन में हल्का होता है और अनअभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक के नाम दिए हैं और उनके खोज दिए हैं, जो हम लोगों ने दैनिक जीवन में विज्ञान चैप्टर में पढ़ा था। तो जो आपने पढ़ा या जो छूट गया वो सारी चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से कवर होंगी। बस आपको पेशेंस और भरोसे के साथ हमारे साथ जुड़ना है। सुपर टेट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे इस सीरीज़ से ना देखने को मिले। बस आप पेशेंस के साथ कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा, हर दिन जुड़िएगा, वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, जिससे हमें भी लगे कि हाँ हमारे साथी एक्टिव रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग कमेंट भी किया करिए, ठीक है। पूछा जा रहा है किसने किस चीज़ की खोज की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया, लुई पास्चर ने किसकी खोज की, या रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की। 1 मिनट। अच्छा आप बताइए, क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने चेचक के टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, लुई पास्चर ने क्या खोजा और रॉबर्ट कोच ने क्या खोजा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आप सभी को पता है फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। मैंने इस पे शॉर्ट वीडियो भी आपको दिया था। उसके बाद एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, चेचक के टीके की खोज की। लुई पास्चर ने किसको खोजा, तो लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन यानी किण्वन के प्रोसेस को खोजा। और रॉबर्ट कोच ने क्या खोजा, तो रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। किसकी, एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 का 4, 1 का 4 किसमें दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है। 2 का 5, 2 का 5 केवल ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, लुई पास्चर किण्वन और रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजेशन में कौन सा पोषक है पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन नहीं होता है। नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम नहीं होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन नहीं होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उर्वरक में जो यूज होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उर्वरक क्या होते हैं, तो उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो मृदा में डाले जाने पर पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब की जो कमी होती है उनको पूरा कर देते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक क्या होते हैं, तो नाइट्रोजनी उर्वरक में अमोनियम सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट पाया जाता है। फास्फेटिक उर्वरक इसे सुपर फास्फेट कहते हैं। और पोटास उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, शर्करा की अल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया डैश के नाम से जानी जाती है। शर्करा यानी कि जब गन्ने का रस, शुगर
अल्कोहल में परिवर्तित होता है तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? तो ये क्रिया फर्मेंटाइजेशन यानी कि किण्वन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? किण्वन कहलाती है। आप बताइए, फर्मेंटाइजेशन यानी किण्वन की खोज किसने की? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी। अगला, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? कृत्रिम रेशम कौन सा है? एक्रिलिन, पॉलिस्टर, नायलॉन या फिर रेयॉन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेयॉन। रेयॉन जो है ये एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है, यानी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। अभी देखिए इसको आप कितनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कोई व्यक्ति है, वो सुनार बनकर सबके घर जाता है, बोलता है कि आप अपने सोने की वस्तुएं हमें दे दीजिए, हम उसको चमका देंगे, 1 मिनट में आपको धुल के यहीं पे दे देंगे। ठीक है, उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी जो सोने की चूड़ी है उतार कर उसे दे देती है। वह उस चूड़ी को एक घोल में डालता है। जब उस चूड़ी को घोल में डालता है तो वो चूड़ी चमक जाती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, उस पर जो सोना लगा होता है वो उतर जाता है, वो उसी घोल के नीचे बैठ जाता है, जिससे क्या होता है, चूड़ी का भाल हल्का हो जाता है। पूछा जा रहा है इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किए जाने वाला घोल कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा वो क्या होगा, अम्लराज होगा, क्योंकि अम्लराज से ही सोने को गलाया जा सकता है। अम्लराज किसका किसका मिश्रण होता है? तो अम्लराज HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, HCl और HNO3 का मिश्रण जो होता है ये कितने अनुपात में होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें पूछा जा रहा है कितने कितने का मिश्रण होता है। तो देखिए इसमें जो अम्लराज होता है इसमें HCl और HNO3 का घोल प्रयोग किया जाता है। इसमें जो परसेंटेज होता है वो 1:3 का होता है। कितना होता है? 1:3 का होता है, जिसमें क्या होता है, 1% होता है HNO3 और 3% होता है HCl। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। HCl कितना होता है? 3% और HNO3 कितना होता है? 1%। कभी कभी इसको घुमा के दे दिया जाता है, पहले HNO3 दे दिया और HCl दे दिया, कभी कभी आपसे दे दिया जाता है HCl और HNO3। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो आपका HCl है वो कितने परसेंट है? 3, और जो आपका HNO3 है वो कितना है? 1। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि? फिटकरी रक्त को अशकंदन करके थक्का बना देती है। फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। फिटकरी एक पूर्तिरोधी है। फिटकरी का एक टुकड़ा घाव को ढक देता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिटकरी रक्त को अस्कंदित करके थक्का बना देती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। साधारण फिटकरी का नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है, जिसका फार्मूला K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O होता है। फिटकरी पोटास एलम का उपयोग, रक्त का थक्का फिटकरी को पोटास एलम कहते हैं। इसका उपयोग रक्त का थक्का जमाने के लिए किया जाता है। इसके कारण क्या होता है, ब्लड जो है वो रुक जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट एक कुचालक है, तो विद्युत का कुचालक होने के कारण इसका यूज किया जाता है। बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है जो फिनॉल के एल्डिहाइड से एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा बनता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो जो स्विच बोर्ड होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। अगला, घरों में प्रकाश स्रोत के उपयोग में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी एलईडी और सीएफएल के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। एलईडी बेहतर है, अधिक अच्छा है, क्योंकि सीएफएल में विषैला पदार्थ होता है। दोनों ही एक समान अच्छे हैं। दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। या सीएफएल बेहतर है, एलईडी में विषैला होता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, एलईडी जो है वो बेहतर होता है, अच्छा होता है। सीएफएल में विषैला पदार्थ यानी टॉक्सिक मटेरियल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लें इन दोनों की, तो एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिनेटिंग डायोड होता है। यहाँ से फुल फॉर्म पूछा जाता है, लाइट इमिनेटिंग डायोड। और सीएफएल का कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंस लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंस लैम्प। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, एमआरआई का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिन भी लोगों का कमेंट बॉक्स में जवाब आएगा उनको पर्सनली मेरे द्वारा रिप्लाई भी दिया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम के साथ उनका कमेंट जरूर शो किया जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट जरूर किया करिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करते हुए हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संगठन यानी कि मुख्य इंटीग्रेडिएंट क्या होगा? इंग्रेडिएंट क्या होगा? MgCl2, CaCO3, Na2CO3 या AlOH का होल ट्वाइस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट, हाँ ऑप्शन बी CaCO3। क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब का प्रयोग अति अम्लता के उपचार में प्रयुक्त औषधि में किया जाता है। CaCO3 का प्रयोग AlOH3 की अपेक्षा बहुलता से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन मतलब इसका भी किया जाता है लेकिन इसका सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, खाद्य पदार्थों के डिब्बे की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है ना कि जस्ते से, क्योंकि तो आप सभी को पता है जो जस्ता होता है वो टिन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए टिन से पोता जाता है, जस्ते से नहीं पोता जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है जो आपका जिप्सम का सूत्र होता है उसी में आधा कम कर दिया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसी में जब आधा कम कर दिया जाता है यानी 2 की जगह हाफ H2O कर दिया जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रूप ले लेता है। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइडाइड कहते हैं। अगला, अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक जो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लवण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अपमार्जक प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बने लवण है जो कठोर जल में भी झाग देते हैं तथा वस्त्रों की उचित सफाई करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्रेशर कुकर में सेम जल्दी से पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में सेम यानी सब्जी जो होता है, कोई भी वस्तु हो जल्दी से पक जाता है। क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर जो होता है दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक मिनट यार, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहले में दिया बहुलक और दूसरे में दिया है एकलक। PAN किससे मिलेगा? तो ये होगा एक्रिलोनाइट्राइल, ये 4 से हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किससे मिलेगा? प्राकृतिक रबड़ आपका आइसोप्रीन है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन केप्रोलैक्टम है, केप्रोलैक्टम। और PVC क्या है? तो क्लोरोएथीन है। क्या है? क्लोरोएथीन। 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 1 यानी 4 3 2 1। किस ऑप्शन में दिया है? 4 3 2 1। 4 3 2 1 आपका ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 3 2 1। ठीक, अगला, जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? तो जीवाणुओं को सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक हैं। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की। सबसे पहले सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन लिविंग सेल किसने खोजा? एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने। और जीवाणुओं को किसने खोजा? एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्या है? तो बेकेलाइट अभी हम लोगों ने देखा था जो स्विच बोर्ड में यूज होता है। उसके अलावा पॉलीस्टेराइन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो होते हैं थर्मोप्लास्टिन बार बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पे कठोर हो जाते हैं। ठीक है, इसकी ये विशेषता होती है कि मुलायम थर्मोप्लास्टिन जो होते हैं एक बार तो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और पिघल जाते हैं, लेकिन पुनः ठोस आकार ग्रहण करने पर उन्हें पिघलाया नहीं जा सकता। जबकि जो थर्मोप्लास्टिन होता है वो प्लास्टिक जो होता है वो बार बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है ये क्या होता है? एक बार गर्म करने पर मुलायम होगा, पिघल जाएगा, लेकिन जब ये दोबारा कठोर हो जाएगा तो फिर इसे पिघलाया नहीं जाएगा। और वहीं जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, देखिए दोनों में अंतर होता है। वहीं पे जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये बार बार गर्म करने पे मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पे कठोर हो जाता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ये केवल एक बार मुलायम होगा, दोबारा जब ये कठोर हो जाएगा तो इसे दोबारा पिघलाया नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गैसोलीन, गैसोलीन का क्या है? संगठक क्या है गैसोलीन का? तो गैसोलीन का संगठक C10H18 है। कैरोसिन, कैरोसिन क्या क्या है? एक मिनट रुक जाइए, ये नहीं है। गैसोलीन का है C4C9, गैसोलीन C4C9। कैरोसिन C8C16। भारी तेल,
भारी तेल आपका हो जाएगा C16 C30 और डीजल का क्या हो जाएगा, डीजल का हो जाएगा C10 C18, यानी कि 1 का 2, 2 का 1, 2 किस में पहले दिया है, B और C में, फिर उसके बाद 1 1 इसमें दिया है, फिर C का 4 केवल ऑप्शन C में दिया है, तो ऑप्शन C आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक जटिल लवण है, अपमार्जक जटिल लवण किसका है, तो सोडियम का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अपमार्जक सोडियम के साथ साथ पोटेशियम का भी जटिल लवण होता है। पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के सल्फेट अथवा सल्फोनाइड्स होते हैं कौन, अपमार्जक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेजर की खोज किसने की थी, लेजर लाइट, इसकी खोज किसने की, तो लेजर की खोज थियोडोर मैमन ने की थी। किसने, थियोडोर मैमन ने की थी, ऑप्शन सी सही जवाब। कपास का बहुलक है, कपास का बहुलक क्या होता है, तो कपास का बहुलक सेलुलोज होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे अधिक सेलुलोज किसमें पाया जाता है, तो इसी कपास में ही सबसे अधिक सेलुलोज पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक सड़क बनाने के काम में लिया जाता है, तो सड़क बनाने में बिटुमेन का यूज किया जाता है। बिटुमेन क्या है, तो बिटुमेन कोयले का एक प्रकार है जो सड़क बनाने में यूज किया जाता है। अगर पूछा जाए सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन होता है, तो सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दीजिएगा। ठीक है, सड़क बनाने में बिटुमेन का यूज किया जाता है, सबसे उच्च कौन सा होता है वो बताइएगा। अगला, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपयुक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी, कि विज्ञान जो है वो नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में विघटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है। क्या बात किसने कही थी, ये बात कही थी जेकॉब्सन ने। किसने, जेकॉब्सन ने, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं, फोम के गद्दे और तकिए किसके बने होते हैं, तो ये पॉलीयूरीथेन के बने होते हैं। किसके, पॉलीयूरीथेन के बने होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फोम के गद्दे और तकिए पॉलीयूरीथेन के बने होते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं किया जाता, ध्यान दीजिएगा यहाँ दिया है नहीं किया जाता, तो सिलिकॉन का किया जाता है, गैलियम का किया जाता है, जर्मेनियम का किया जाता है, जबकि प्लेटिनम का नहीं किया जाता है। सौर सेल बनाने में किसका यूज़ नहीं किया जाता, तो प्लेटिनम का नहीं किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रेट युक्त बनाती है, तो नाइट्रेट युक्त वही फसल बनाएगी जो दलहनी होगी, जिसके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाएगा। तो यहाँ पे दलहनी फसल कौन सी दिख रही है, गेहूँ तो है नहीं, आलू है नहीं, मक्का है नहीं, चना जो है ये दलहनी फसल होती है, इसके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो वातावरण में उपस्थित चीज़ों से प्रक्रिया करके नाइट्रेट बनाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो पॉलीथीन जो है वो एथिलीन का बहुलक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। C2H4 ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला, पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल क्या है, आप सभी यूज किए होंगे, आप सभी को पता होगा। पैरासीटामॉल प्रतिपादक यानी बुखार और दर्द दोनों में यूज किया जाने वाली दवा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी जब किसी को चोट लग जाए तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसका अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रोमेटोलॉजी। ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन करते हैं, डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन करते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चींटियों के अध्ययन को मिमिक्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिमिक्रोलॉजी कहते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिमिक्रोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप यानी कि उभयचर और रेप्टाइल का अध्ययन करते हैं। निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड्स का अध्ययन करते हैं और नीडोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों के घोंसले का अध्ययन करते हैं। और चींटियों का अध्ययन किसमें करते हैं, मिमिक्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। चींटियों का अध्ययन किसमें करते हैं, मिमिक्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है, तो कैथ लैब वहीं होगी जहां हृदय का ऑपरेशन, हृदय का इलाज चल रहा होगा। हृदय का इलाज कहाँ होता है, तो कार्डियोलॉजी में होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिटी स्कैनिंग में उपयोग होता है, सिटी स्कैनिंग में क्या उपयोग होता है, तो सिटी स्कैनिंग में जो उपयोग होता है वो एक्सरे का यूज किया जाता है। सिटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है, या एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जाता है और रोगों का पता लगाया जाता है। अगर सिटी का फुल फॉर्म पूछ ले तो कंप्यूटर टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
इंसुलिन की खोज किसने की? तो हम सभी को पता है इंसुलिन की खोज किसने किया था? एफ बेंटिंग ने किया था। किसने? एफ बेंटिंग ने। यह स्रावित कहाँ से होता है? तो मानव शरीर में स्थित पेनक्रियाज जो होता है, अग्न्याशय जिसे कहा जाता है, इसकी बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अगला, एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया? एलसीडी प्रोजेक्टर का जो आविष्कार है वो जी डाल्गोफ ने किया आविष्कार, और उसके वैज्ञानिक से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, और ये हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया। बचे कुछ जो वैज्ञानिक रह गए उनको मैं क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करा रही हूँ। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, पूरी थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया जाए और थोड़ी बहुत थ्योरी भी देख लिया जाए, तो इससे दोनों ही कवर हो जाता है। आपको बताइए ये तरीका कैसा लग रहा है? अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस मेथड को हम चेंज कर देंगे, केवल MCQ करेंगे या केवल थ्योरी करना चाहते हैं। आपकी क्या डिमांड है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए कुछ और वैज्ञानिक और उनके आविष्कार, जैसे LCD प्रोजेक्टर जी डाल्गोफ अभी हम लोगों ने देखा। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खोज किसने की? तो ब्रेडन ईच ने। कंप्यूटर माउस को किसने खोजा? डगलस एलेंसबर्ग ने। और माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की? तो फेडरिको फैगिन ने माइक्रो प्रोसेसर को खोजा था। ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार विलियम रॉन्टगेन ने किया। किसने? विलियम रॉन्टगेन ने किया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो या जो आपको नहीं याद हो, जो आपने कभी सुना भी ना हो, एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए, उसको नोट्स बना लिया करिए। नोट्स बनाने से क्या होगा, जब आपका एग्जाम करीब होगा ना तो आप उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? मैंने जब आपको थ्योरी क्लासेस पढ़ाया था तो आपको बताया था कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है बैरोमीटर का आविष्कार, तो बैरोमीटर का आविष्कार टॉल सेली ने किया। ए टोरी सेली ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया? जेबी डनलप ने न्यूमैटिक रबर टायर का आविष्कार किया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका? न्यूमैटिक रबर टायर का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एलईडी का आविष्कार किसने किया? एलईडी का आविष्कार निक होलोनिक ने किया। किसने? निक होलोनिक ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन कोलाइड कब बनेगा? जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा मक्खन कोलाइड कब बनता है? जब दूध से मलाई उतार कर एक जगह स्टोर कर लिया जाता है और उसको जब मिक्सर में या फिर आप केंद्रीय माध्यम से जब इसको मथा जाता है तो क्या आप देखते हैं कि वसा जो होती है, वसा ऊपर एक जगह इकट्ठी हो जाती है और जल अलग हो जाता है, तो यही मतलब कोलाइड बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी देखिए, हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, हम लोग जो सुपर टेट के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक दैनिक जीवन में विज्ञान, उसको हमने थ्योरी पढ़ा, थोड़े बहुत क्वेश्चन देखे, लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आज बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा गति। साइंस में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही पूछा जाता है, तो हम तीनों को लेकर सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। पेशेंस के साथ लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। मक्खन कोलाइड कब बनता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए थे और मैंने इसका जवाब बताया था ऑप्शन सी, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाते हैं यानी फैल जाते हैं, छोटे छोटे वसा के जब गोले बन जाते हैं तो मक्खन बनता है। कैसे बनता है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आज का जो हमारा क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आज का है, उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम में आता है, यानी आम को पकाने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है? कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो आई होप इसका जवाब आप सभी को पता होगा, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का यूज जो है, जिसे CaC2 के नाम से जाना जाता है, ये आम को पकाने के लिए यूज किया जाता है। ये पहले यूज होता था, अभी जो फिलहाल यूज किया जा रहा है वो एसीटिलीन का यूज किया जा रहा है। किसका? एथिलीन एसीटिलीन का। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बाइड था ये एसीटिलीन और कैल्शियम साइनामाइड
के द्वारा बनाया जाता था। इसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता था। कार्बाइड का थोड़ा सा हिस्सा यानी थोड़ा सा जो टुकड़ा है उसको लेकर अगर शरीर के लिए मतलब किसी भी शरीर के किसी भी भाग पे लग जाए तो यह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर पूछा जाए किस लिए नुकसान करता है, क्या नुकसान करता है, तो ये शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां फैलाने के काम में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? हाइपो, बोरैक्स, फिटकरी या सूखी बर्फ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस यानी कि सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की समानता इसे क्या कहते हैं? सूखी बर्फ कहते हैं। सूखी गैस बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को दबाया जाता है जिससे वह ठोस का रूप ले लेता है। सूखी बर्फ अत्यधिक ठंडी होती है। अगर पूछा जाए इसका टेम्परेचर कितना होता है तो इसका टेम्परेचर 78.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। इस बर्फ़ की विशेषता यह है कि यह बर्फ़ से सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है, तरल अवस्था में नहीं आती है। आपको पता है जब कोई वस्तु बर्फ से यानी कि ठोस से गैस अवस्था में चेंज हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि कपूर का वाष्प बन के उड़ जाना, नेफेंथलीज का उड़ जाना, तो ये सभी ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल होते हैं। ठोस बर्फ इसी का एक एग्जाम्पल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहा जाता है यानी लाफिंग गैस कहा जाता है? अगर आपने अभी देखा होगा हाल फिलहाल तो दिल्ली के जंतर मंतर पे ये गैस छोड़ी गई थी, वो कौन सी गैस थी? क्या वो नाइट्रस ऑक्साइड थी, नाइट्रोजन पैरा ऑक्साइड थी, नाइट्रोजन थी या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड थी? इसका सही जवाब नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, इसे हास्य गैस कहते हैं। यह मीठी हवा तथा हाइपोनाइट्राइट ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। अगर मीठी हवा कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसी नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो N2O ये इसका फार्मूला होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। यह एक रंगीन तथा अज्वलनशील गैस है। एक अच्छा निश्चेतक होने के कारण इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये किसी को शून्य करने के काम में आता है। कमरे के ताप पर अज्वलनशील यह गैस एक शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर भी है, जिसके कारण इसका प्रयोग रॉकेट तथा मोटर रेसिंग के इंजनों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कार्ल सिले हैं। कौन है? कार्ल सिले। ऑक्सीजन या प्राणवायु जिसे कहा जाता है, या इसी को जारक, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जो है किसने किया था? तो कार्ल सिले ने किया था। इसकी जो प्रारंभिक खोज है उसका अध्ययन जे प्रिस्टले ने किया और C.W. सेले यानी कार्ल सिले ने इस पर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह रासायनिक तत्व है। 1772 ईस्वी में कार्ल सिले ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करते समय ऑक्सीजन गैस तैयार किया था, लेकिन उनका यह कार्य 1777 में प्रकाशित हुआ था, यानी 1772 में इन्होंने खोजा था, 1777 में यह प्रकाशित हुआ था। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल सिले ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? बिरंजक पाउडर जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, जो पानी की टंकी या पानी को प्योरीफाई करने के काम में आता है, तो ये क्लोरीन से तैयार होता है। किससे तैयार होता है? क्लोरीन से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसी को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। इसका फार्मूला CaOCl कहते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका निर्माण सर्वप्रथम ग्लासगो के चार्ल्स टेंटन ने सन 1799 ईस्वी में किया था। बिरंजक चूर्ण का निर्माण चूने और क्लोरीन से होता है। बुझे चूने का क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से यह बनता है। इसका प्रयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सिरका क्या है? सिरका जिसे एसिटिक एसिड कहा जाता है, ये कैसा है? ये तनु एसिटिक एसिड है। कैसा है? तनु एसिटिक एसिड है। CH3COOH इसका फार्मूला है। इसका 40% जलीय विलयन सिरका कहलाता है। सिरका CH3COOH जिसे एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों ही नाम से जाना जाता है। ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये शर्करा के किण्वन यानी शुगर के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। गन्ने का रस हो गया और चीज़ें हो गई उस जिसमें शुगर पाया जाता है, उसके किण्वन से, उसके फर्मेंटाइजेशन से प्राप्त होता है। अगर इसका pH पूछ ले तो इसका pH 2.4 से 3.4 होता है। प्रायः भोजन के रूप में उपयोग होने वाले सिरके में 4.1 से 8% तक एसिटिक
अम्ल एसिटिक एसिड जो है वो पाया जाता है। इसको चुक्र भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए चुक्र किसे कहा जाता है तो सिरके को, एसिटिक एसिड को चुक्र कहा जाता है। अगला, नींबू में स्थित अम्ल का क्या नाम है? तो नींबू में स्थित कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल है या इसी को सिट्रिक एसिड कहा जाता है। सिट्रिक एसिड कैसा अम्ल है? तो ये एक दुर्बल अम्ल है। यह सभी खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला इन सब में पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड की कमी यानी कि जब नींबू खट्टे फलों की कमी शरीर में हो जाती है तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। और विटामिन सी की कमी होने की वजह से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी होने की वजह से मसूड़ों में पायरिया संबंधित रोग हो जाता है जिसे स्कर्वी रोग कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? यानी दूध को खट्टा होने के लिए कौन प्रेरित करेगा? दूध में जो खट्टापन का स्वाद आता है वो किसकी वजह से आता है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या लैक्टिक एसिड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये आप सभी को पता होगा। C3H6O3 इसका फॉर्मूला होता है। ये एक प्रकार का मोनोहाइड्रोक्सी कार्बनिक अम्ल है जो जल में विलेय व कार्बनिक विलायकों में अविलीय होता है। यह दूध को खट्टा होने के लिए प्रेरित करता है। अधिक चलने या कार्य करने पर मांसपेशियों में यही जो लैक्टिक एसिड होती है वो एकत्रित हो जाती है जिसकी वजह से हमें थकावट का अनुभव होता है। जबकि अगर हम बात करें एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया, ये एसिटिक अम्ल जैसे सिरका वगैरह में देखने को मिलता है। ये खट्टे फलों जैसे नींबू वंश के जितने भी फल हैं उनमें देखने को मिलता है और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और अगर पूछा जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल क्या है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और ये अम्ल जो होते हैं ये स्वाद को कैसा करते हैं? खट्टा करने के काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन और धातुओं के वेल्डिंग में किया जाता है? एथिलीन, एसिटिलीन, ग्लाइकॉल या फिर ऑक्सैलिक एसिड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग जो है वो धातुओं के वेल्डिंग में किया जाता है। जब वेल्डिंग की जाती है तो वहाँ पे एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। अगर पूछा जाए एसिटिलीन गैस को खोजा किसने, तो एडमंड डेवी नाम के साइंटिस्ट ने 1836 में एसिटिलीन को खोजा। यह प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर प्राप्त होती है। यह गंधहीन, रंगहीन व जल में अल्प विलेय गैस होती है। यह वायु और ऑक्सीजन के धुएंदार दीप्त ज्वाला के साथ जलती है जिससे तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। इसका क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीप्त गैसों के रूप में, धातुओं की वेल्डिंग में, कपूर बनाने में, बेंजीन के संश्लेषण में और निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। आप लोगों ने जब वेल्डिंग करते हुए देखा होगा तो उसमें जब वेल्डिंग होती है तो बहुत तेज़ से लाइट निकलती है और वो किस लिए निकलती है? क्योंकि उसमें एसिटिलीन गैस का यूज होता है, इसीलिए निकलती है। ठीक है, अगला, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हमने पहले ही बताया साइट्रिक एसिड या जिसे सिट्रिक एसिड कहा जाता है, इसी के कारण नींबू का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। अगला, चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी, हवा की अनुपस्थिति में कोयला, हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर कोयला या हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर लकड़ी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चारकोल बनाने के लिए हवा की अनुपस्थिति यानी ऐसी जगह पे लकड़ी को जलाना होगा जहाँ पे हवा ना हो, तो क्या बन के तैयार हो जाएगा? चारकोल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चारकोल जिसे लकड़ी या कोयले या कास्ट कोयला भी कहा जाता है, इसके निर्माण के लिए उष्मा विघटन यानी पायरोलिसिस विधि का यूज किया जाता है। चारकोल में कार्बन की कितनी मात्रा होती है? तो चारकोल में लगभग 80% कार्बन होता है। पूछा जाए इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो इसका उपयोग धातुकर्म ईंधन, औद्योगिक ईंधन, बारूद और चिकित्सा के क्षेत्रों में भी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? खाना बनाने के लिए जो बायोगैस यूज किया जाता है वो किसका मिश्रण है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, जिसे आप गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, उसमें कौन कौन सी गैस निकलती है? तो जो गोबर गैस होता है उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CH4 और CO2 ये दो गैसों का मिश्रण होता है जिसे बायोगैस कहा जाता है और यह खाना बनाने के लिए पहले यूज किया जाता था बायोगैस या गोबर गैस के रूप में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अंतरिक्ष में जब कोई यान भेजा जाता है, कोई अंतरिक्ष यान भेजा जाता है तो ऊपर ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ जो फ्यूल है अंतरिक्ष यान का वो जम ना जाए उसके लिए किसका यूज करते हैं? बेंजीन, ग्लाइकॉल, एसिटिलीन या एस्टर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइकॉल का। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में द्रव ईंधन को जमने से बचाने के लिए किया जाता है। यह कैसा है? तो यह रंगहीन, गंधहीन, मीठा तथा विषाक्त द्रव है। इथाइलिन ग्लाइकॉल हाइड्रोजन बंध को बाधित करता है। शुद्ध इथाइलिन ग्लाइकॉल लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 10.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, लेकिन जब ईंधन के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण आसानी से क्रिस्टलीकृत नहीं होता है और इसलिए मिश्रण जो है वो जमता भी नहीं है और ईंधन भी नहीं जमता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलपीजी का मिश्रण है। अभी हम लोगों ने देखा बायोगैस यानी गोबर गैस किस किस गैस का मिश्रण है, तो उसमें हमने आपको बताया था CH4 यानी मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है गोबर गैस या बायोगैस। अब पूछा जा रहा है एलपीजी किसके किसके मिश्रण से बनी होती है। तो एलपीजी जो है ये ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण से बनी होती है। किसके? ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण से ये एलपीजी में यूज किया जाता है, लेकिन ब्यूटेन और प्रोपेन जो है ये रंगहीन, गंधहीन गैस होता है। फिर भी जब हमारे घरों में सिलेंडर का रिसाव होता है, गैस का रिसाव होता है, तो हमें कैसे पता चल जाता है, कैसी दुर्गंध आती है? तो उस दुर्गंध के लिए इसमें एथिल मरकप्टेन नामक एक पदार्थ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकप्टेन, जिससे दुर्गंध आती है। इसका फार्मूला क्या होता है? C2H5S4, ये इसका फार्मूला होता है और ये दुर्गंध के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, बाकी एलपीजी में किसका यूज किया जाता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ ले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करिएगा। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्या है? NO4 का होल ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट है। यह है क्या? तो यह एक क्रिस्टलीय, रंगहीन, जल विलेय लवण है जिसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसे अमोनिया गैस तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो इसका उपयोग नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा वो है जो नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या सुपर सल्फेट। तो अभी हमने देखा अमोनियम सल्फेट का यूज नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का भी यूज करते हैं, यूरिया का भी करते हैं, लेकिन सुपर सल्फेट का नहीं करते हैं। किसका नहीं करते हैं? सुपर सल्फेट का। यहाँ नहीं दिया है तो नई वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुपर सल्फेट क्या है? तो ये नाइट्रोजनीय उर्वरक ना होकर फास्फेटिक उर्वरक है, जबकि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट तथा यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक है। अगर पूछा जाए उर्वरक रासायनिक रूप से किससे बने होते हैं, तो उर्वरक के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की। ठीक है, ये मृदा में डाले जाते हैं जिससे पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि इनसे पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2 का होल ट्वाइस CO। क्या होता है? NH2 का होल ट्वाइस CO। तो कहाँ पे दिया है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक है। ये किस लिए यूज होता है? तो ये भी नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और इसमें नाइट्रोजन कितने % होता है? तो 46% इसमें नाइट्रोजन होता है। यह पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। अगर पूछा जाए पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया, तो यूरिया है। इसे स्टार मार्क करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? तो NH2 का होल ट्वाइस CO, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक यानी कूलेंट का यूज किया जाता है? जो रेफ्रिजरेटर कूल करता है उसमें किसका यूज किया जाता है? और ये जो एजेंट होता है ये CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरो गैस के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरो गैस नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा? फ्रेऑन। इसे फ्रेऑन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? फ्रेऑन। और ये जो फ्रेऑन होती है या CFC गैस होती है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो फ्रेऑन में पाया जाता है, ये ओजोन परत के क्षय में यानी कि ओजोन परत को डिग्रेड करने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, कोको कोला का आविष्कार किसने किया? कोको कोला जो एक पेय पदार्थ है, इसका आविष्कार पूछा जा रहा है किसके द्वारा किया गया? फ्लायड पैटसन, लेस पॉल, जॉन पेम्बेरेटन या फिर फॉस्फेट पारी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन पेम्बेरेटन ने कोको कोला का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कार्बोनेटेड शीतल पेय है जो अमेरिका के जॉर्जिया में अटलांटा में स्थित है। इसकी खोज 19वीं शताब्दी के अंत में जॉन पेम्बेरेटन के द्वारा किया गया था। कहाँ के रहने वाले थे ये? तो अमेरिका के। अगला, भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस निकली थी, जो लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली थी, उसमें कौन सी गैस थी? तो मेथिल आइसोसाइनेट। क्या था? मेथिल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भोपाल है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में है, भारत के मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जिसे भारत का हार्ट कहा जाता है, यानी हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी भोपाल है और यहाँ पे 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना देखने को मिली थी, जिसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल में एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड। इस कंपनी में जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई। भोपाल गैस कांड में मेथिल आइसोसाइनाइड, जिसे मिग कहा जाता है, इस जहरीली गैस का यूज हुआ। और यहाँ पे होता क्या था? यूनियन कार्बाइड कंपनी में होता क्या था? तो यहाँ पे कीटनाशक बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? कीटनाशक बनाए जाते थे। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सोडा वाटर द्वारा आविष्कार किया गया। सोडा वाटर मतलब सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया? अभी हम लोगों ने देखा कि कोको कोला का आविष्कार किसने किया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया। दैनिक जीवन में विज्ञान में आविष्कार और साइंटिस्ट के नाम बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं और ये आपके सिलेबस में है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग को तैयार रहना होगा। तो इसको देख लीजिए, सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टली ने। किसने? जोसेफ प्रिस्टली ने सोडा वाटर का आविष्कार किया था। सोडा वाटर अथवा कार्बोनेटेड जल वस्तुतः मद रहित पेय है, जिसे विभिन्न दाब पर कार्बनिक गैस या कार्बन डाइऑक्साइड से कृत्रिम रूप से संतृप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? जब हम कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो पानी की बाल्टी जैसे ही सतह से ऊपर आती है भारी हो जाती है। कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये किससे पता चलता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये बताया जाता है कि इस पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या? तो इसके अनुसार किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी की सतह के ऊपर अत्यधिक प्रतीत होता है। ये बात बताई किसने? आर्किमिडीज ने बताई थी। ठीक है, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में या आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल भी कहते हैं। जब पानी की बाल्टी ऊपर आती है तो उत्प्लावन बल समाप्त हो जाता है और भारी बाल्टी महसूस होने लगती है। ठीक है, ये किसके द्वारा पता चलता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। और इसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल भी कहा जाता है। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगर कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो इस क्वेश्चन को कहीं अलग से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर जो सबसे उच्चतम ताप होता है वो किस पर निर्भर करेगा? तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करेगा। किस पे? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करेगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। वायु का दबाव बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब वायु का दबाव बढ़ता है तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब वायु का दबाव घटेगा तो क्वथनांक क्या होगा? घट जाएगा। प्रेशर कुकर में वायु का दबाव बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन वाष्प के ताप से पकता है। इसके अंदर का उच्चतम ताप ऊपर के छेद का क्षेत्रफल तथा उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। ओके, अगला, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि यह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगा? किनारे की ओर बढ़ेगी, किनारे से दूर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या डूब जाएगी? कोई व्यक्ति है, एक बोट है,
एक बोट है, इस पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये पानी यहाँ पे रुका हुआ है। अगर ये व्यक्ति जो है क्या कहा जा रहा है, नाव में खड़ा है यदि वह किनारे की ओर चले। इधर मान लीजिए किनारा है और इधर पूरा नदी नदी समुद्र समुद्र है, लेकिन पानी रुका हुआ है, ठीक है। और ये व्यक्ति अगर इस तरफ चलता है, ये व्यक्ति इसी नाव पे इस तरफ चलेगा तो क्या होगा कि नाव किनारे की ओर नहीं बढ़ेगी बल्कि अपोजिट दिशा में बल लगेगा। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या इसी को कहते हैं व्यक्ति के अपोजिट दिशा में लगने वाला नियम। ये न्यूटन की गति का नियम है। और न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम को बताता है। ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसी नियम पे रॉकेट जो अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, वो बंदूक के द्वारा चली गई गोली, ये सभी इसी पर डिपेंड करता है। जब आपने देखा होगा बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो अपने अपोजिट में बहुत तेज धक्का लगाता है, या रॉकेट जब ऊपर छोड़ा जाता है तो वो नीचे भी उतना ही तेज प्रेशर लगाता है। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये किनारे से दूर बढ़ेगी। अगला, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, तो पानी का घनत्व वहाँ अधिकतम होगा जिस टेम्परेचर पर जाने के बाद पानी बर्फ़ में जम जाता है, लेकिन समुद्र के नीचे पानी पानी रहता है क्योंकि उसके नीचे मछलियाँ वगैरह जीवित रहती हैं। तो 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का ताप सबसे अत्यधिक होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र तल के ऊपर जब बर्फ़ जम जाता है फिर भी नीचे मछलियाँ और प्लैंक्टन कैसे जीवित रहते हैं, तो इसीलिए जीवित रहते हैं क्योंकि नीचे का पानी जो रहता है वो द्रव रहता है, ठीक है। अगला, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस को यहाँ केल्विन में पूछ लिया तो 277 केल्विन होगा। कितना, 277 केल्विन होगा। इसको चेंज करने का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, सेल्सियस प्लस 273, एक मतलब केल्विन 273 होता है ना, तो सेल्सियस जितना सेल्सियस दिया 4 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड कर दीजिए तो 277 केल्विन निकल के आ जाएगा। अगला, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है, हो जाने का कारण क्या है। तो मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना अपकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो इसी बल पर कपड़ा सुखाने की मशीन, जिसे वॉशिंग मशीन कहते हैं, दूध से मक्खन निकालना, ये सभी इसी पर नियम का मतलब डिपेंड है। अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दैनिक जीवन में विज्ञान के क्वेश्चन खत्म हो गए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गति। क्या है, गति। गति के पहले हम थ्योरी कर लेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो ये हमको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप कल भी जुड़िएगा ज़रूर। और अगर आपको हमारे वीडियो का लिंक नहीं पहुंचता है तो आप नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम बल को पढ़ेंगे। बल के अलावा हम सारे विज्ञान के टॉपिक डे बाय डे कवर करेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।